अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारा ऑडियो प्रोग्राम दादा पोता शो सुनते रहे हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम बारहा वक्तन फ़वक्तन इस बात की निशानदेही करते रहे हैं पाकिस्तान की वजारत ख़जाना और पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर एक चपकलश चल रही है, और वो चपकलश जो है वो दोनों इसको खुफिया भी नहीं रखते बल्कि इसका वक्तन फ़वक्तन इजहार करते रहते हैं। जब से मौजूदा टीम आई है तब से मौजूदा टीम के अंदर गवर्नर स्टेट बैंक के तौर पे लिया गया है जनाब रज़ा बाकर साहब को, और जो दूसरी साइड पे वजारत ख़जाना के मामला चलाने के लिए जिनको लाया गया है वो हफीज़ शेख साहब। ये दोनों हजरात जो हैं इनको लाने वाले भी सुना है कि एक हैं जो बाकियों को लेके आए वही इनको लेके आए, इनको लाने वाले भी सेम हैं, और इसलिए कहा गया कि ये एक ही एजेंडे पे काम करेंगे और एक दूसरे के साथ इस तरह करके चलेंगे। लेकिन अब पता चला कि नहीं, जो है वो दोनों जो हैं वो अख्तियारात जो होता है ना जी, गवर्नेंस जो होती है, जो अख्तियार होता है, बड़ी जालिम चीज़ होती है। बंदे का दिल करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात अपने ज़िम्मे लूँ। ख़ास तौर पे कैपिटलिज्म के अंदर तो ये बिल्कुल एक जिसे कहना चाहिए कुदरती अमल है। गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने कहा कि जी मैं जो हूँ मैं इकॉनमी को रिवाइव करने का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ हिसाब किताब रखूंगा और आपको कोई ऐसी हरकत भी नहीं करने दूंगा जिसकी बुनियाद के ऊपर जो कि आलमी कवानीन जो हैं उसके खिलाफ हो। देखिए, किसी भी मुल्क की इकॉनमी को चलाने के लिए आप बहुत सारी ऐसी हरकत करते हैं जो किताब के अंदर नहीं लिखी होती। कानून की किताब की बात कर रहा हूँ, कानून की किताब के अंदर उनका वजूद नहीं होता, और आलमी सतह पे अगर पता चल जाए कि आप ये हरकत करते हुए पाए गए हैं तो आपका वो BCCI बना देते हैं। ठीक हो गया। अब BCCI का क्या कसूर था? यही कसूर था ना कि वो स्टेट लेवल के ऊपर इंटरेक्ट करना शुरू हो गया था। वो रियासतों को रेस्क्यू किया करता था, मुल्कों को जनाब वो पैसे प्रोवाइड कर दिया करता था। अब जिन्होंने IMF बनाया है, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक बनाया है पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने कहा है ये हमारे थाल के अंदर हाथ मार दिया इसने, लिहाजा उन्होंने उसका हशर कर दिया, उसका जो था उसका रगड़ा निकाल के रख दिया। खैर वो एक अलग दास्तान है, किसी दिन उस पर भी बात करेंगे। 3 दफ़ा ऐसे हुआ कि जनाब गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसका ठोक के आगे से जवाब दिया, और बात यहाँ पे नहीं ख़त्म हुई। स्टेट बैंक ने फिर क्लैरिफाई किया और वजारत ख़जाना ने फिर उसको आगे से रिबत किया। ठीक है, मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया, बल्कि स्टेट बैंक ने कहा कि जी ज़्यादा बेहतर है कि वजारत ख़जाना के जो अहबाब हैं वो रिपोर्ट को दोबारा पढ़ लें, और यूँ मामला ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। ये कम से कम 3 दफ़ा इस अरसे के दौरान हुआ। अब साफ नज़र आ रहा था, अब जब IMF का डेलीगेशन आया आखिरी दिनों में पाकिस्तान, तो वो मामला तो उसको जाके वजारत ख़जाना से करने चाहिए थे, लेकिन वो वजारत ख़जाना के पास गया ही नहीं। वो गवर्नर स्टेट बैंक का मेहमान बन गया और वहाँ पे बैठ के उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के कवानीन लिखे। ये वो खुद मुख्तारी है जिसकी यकीन दहानी स्टेट बैंक ने हुकूमत पाकिस्तान ने IMF से जब पैसे लिए थे तो उसमें करवा रखी है, यानी कि हम इसको खुद मुख्तारी देंगे, अल्टीमेट खुद मुख्तारी। अब उसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि जनाब जो स्टेट बैंक है उसको हुकूमत पाकिस्तान किसी भी मामले के ऊपर पूछ नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, यानी वो एक स्टेट विद इन द स्टेट होगा, और उसके बोर्ड के ऊपर कौन लोग होंगे ये फैसला भी स्टेट बैंक करेगा या स्टेट बैंक का गवर्नर करेगा। यानी स्टेट बैंक के गवर्नर को सदर पाकिस्तान और वजीर आजम से भी कोई बड़ी चीज, सुपरा चीज बनाने की कोशिश की गई। अगर पाकिस्तान एक रियासत है और पाकिस्तान की रियासत जो है वो उसके जो अदारे हैं उनके जरिए कंट्रोल होना है, तो इस तरह कोई एक अदारा आप तो फिर क्या होगा अगर ये हो जाता है, अगर ये रज़ा बाकर साहब की ये ख्वाहिशात की जो विश लिस्ट है ये मान ली जाएगी तो क्या होगा? वो एक गवर्नर स्टेट बैंक बिठा देंगे
जो कि वाइसराय होगा। अब उन्होंने 2 बिठाए हैं ना, ठीक है, ला के वो 1 बिठाएंगे, आप उसके बाहर जो मर्जी करते रहिए, वो उसको लपेट जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा उनको लाने वाले जो हैं, जो हमें बताते रहते हैं कि ये रियासत के मामलात के खिलाफ है, रियासत के मामलात के हक में है, ज़रा इस पर भी गौर फरमाएं कि अगर ये कानून पास हो जाता और उसके बाद एक गवर्नर स्टेट बैंक आ जाता और गवर्नर स्टेट बैंक की जो सिर्फ तकर्री का गुनाह जो है वो करेगी वफाकी हुकूमत, उसके बाद फिर उसको नहीं पूछ सकती और उसके इख्तियारात के ऊपर कोई कदगन नहीं है, वो स्याह करे सफ़ेद करे जो मर्जी करे। और स्टेट बैंक आपको पता कमाता तो काफ़ी है, सिर्फ इस हुकूमत के सबज कदम पड़ने के बाद स्टेट बैंक की कमाई जो है वो मनफी में गई है, वरना स्टेट बैंक जो है वो कई दर्जनों अरब रुपया हर साल कमा के सरकार को देता है, जो फाइन वाइन करता है या दूसरी जो सर्विस चार्जेस वो लेता है, जो कि वैसे बाय द वे उसका बुनियादी फंक्शन नहीं है, लेकिन जब इकॉनमी जनरेट हो रही होती है तो वो उसको भी उसमें से शेयर मिल जाता है। तो अब जनाब वो कानून बना के भेज दिया है, वफाकी हुकूमत उस पर आगे से या वजारत खजाना उस पर अकड़ गई है और वजारत खजाना ने कहा है कि हजूर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उसका चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी स्टेट बैंक का होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन और स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो सेम नहीं हो सकते। ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। लेकिन आपको पता है ना, जब पीटीआई का मामला है तो ट्रांसपेरेंसी के सारे असूल बुलडोज हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा जी ये बुनियादी प्रिंसिपल है तो ये नहीं हो सकता। लिहाजा अब टग ऑफ वार है और इस टग ऑफ वार के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस करना पड़ेगा किसी बड़े को और ये मामला सेटल होगा। जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट करेंगी चीज़ें हम आपको उसके बारे में भी बताते चलेंगे। दूसरी इकॉनमी के फ्रंट से जो अहम खबर है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने दुनिया की प्रोजेक्शन जारी की है जीडीपी ग्रोथ की, यानी कि आपके मजमूई कौमी पैदावार के शरह नमू की जो पेशगोई की है उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, जो पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो मनफी होने जा रही है। अच्छा, लोगों की किसी की 5 थी तो वो 2.5 रह जाएगी, उन्होंने प्रेडिक्शन ये की है, किसी की 4 थी तो 2 रह जाएगी, किसी की 8 थी तो 4 रह जाएगी, आधी रह जाएगी, साड़ी कोई नहीं सी, ठीक है। तो लिहाजा हम मनफी में जा रहे, 1.1 से लेके 2.4 तक की प्रेडिक्शन है, मनफी से जा रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो मजमूई कौमी पैदावार है वो सुकड़ाव का शिकार होगी। सुकड़ाव का शिकार होने का नतीजा भला क्या होता? सुकड़ाव का शिकार होने का नतीजा ये होता है कि आपके यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है, रोज़गार के मौके ख़त्म होते चले जाते हैं, आपके अवाम के लिए बाहर से चीज़ें मंगवाने की जो सलाहियत है वो ख़त्म होती जाती है, राशनिंग करनी पड़ जाती है। 22 करोड़ का मुल्क है, यहाँ पे तो खुराक के ऊपर फसादात भी हो सकते हैं। अभी आप देख ही रहे होंगे ये जो राशन लेने के नाम के ऊपर लोग सड़कों के ऊपर आगे बैठ गए हैं, ये पेशेवर लोग हैं, ये कोई हकदार नहीं है, प्रोफेशनल पीपल हैं। और वो जिस तरह जिस ढाले के साथ आपके ऊपर, अगर आप जरा गाड़ी तो खड़ी करके देखें उनके सामने खड़े होके तो आपको लग पता जाएगा, मज़ा आएगा आपको तो किस तरह आपके ऊपर झपटते और हाथ में उन्होंने जो चीज़ पकड़ी होती है वो एक आध मार भी देता है आपकी गाड़ी के ऊपर। आप ज़रा ध्यान से रुकिएगा इनके पास। और ऐसे निकल के आते हैं, बाजार आपको एक बंदा नज़र आ रहा होता है और मैंने भी कल ज़ाती तौर पे इसका तजर्बा किया है, लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं तो एकदम वो सड़क के पता नहीं किस कोने खुदरे में वो बैठे होते हैं, 10-15 लोग जो है वो आपकी गाड़ी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। 22 करोड़ का मुल्क है और 22 करोड़ के मुल्क के अंदर ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप इतने उस लेवल के ऊपर जाएं। तो आप कहेंगे कि जनाब क्रिटिसिज्म करना तो बड़ा आसान है, कोई वे आउट भी होना चाहिए। वे आउट भैया अल्लाह ताला ने हमें दे रखा है, हम उसको तबाह बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। और वे आउट है एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक रिवाइवल का शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे जो है वो एग्रीकल्चर है। और पिछले 2 सालों से हमारी हर फसल का बेड़ा गर्क हो रहा है, हर फसल कम हो रही है। वजह डिवैल्यूएशन हुई, डिवैल्यूएशन के नतीजे के अंदर बीज महंगा हो गया क्योंकि इंपोर्ट करते थे हम चाइना से, फर्टिलाइजर या दूसरी अद्वियात महंगी हो गई, अवाम ने किसान ने वो नहीं डाली तो उसके नतीजे के अंदर हमारे यहाँ प्रॉपर उसकी यील्ड नहीं आ सकी। आप किसान को डोनेशन को तो छोड़ दीजिए, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दीजिए,
3 ماہ کے اندر، اب 90 سے 120 دن ہوتے ہیں، 120 دن کے اندر وہ پورا آپ کا لون بھی واپس کر دے گا اور ایک بمپر کراپ جو ہے وہ نکال کے مارکیٹ میں مارے گا، اور یوں آپ کی ریوائول جو ہے وہ پہلے ہو جائے گی. کیونکہ دنیا کی انڈسٹریل ایج میں ہے نا، تو انڈسٹریل ایج میں گوڈز بنتی ہے، گوڈز کنزیومر نے خریدنی ہے، کنزیومر کے پاس پرچیزنگ پاور آئے گی تو وہ گوڈز خریدے گا نا، تو اکانومی کا سرکل چلے گا تو وہ گوڈز خریدے گا نا. یہاں پہ جب 1 سال کے بعد اور آپ کی جتنی بھی مین انڈسٹریز ہیں اس کے اندر ٹیکسٹائل ہے، شوگر ہے، ٹھیک ہے، اور فلاور ہے، وہ جنہیں کے آئے ہیں، ہاں جن کے پچھلے دنوں اسکینڈل آئے ہیں، ان کا جب را مٹیریل آپ کو مل جائے گا، زیادہ ایلڈ آئے گی، زیادہ بمپر کراپ آئے گی، ان کو چلنے کا موقع مل جائے گا، تو ڈیفینیٹلی آپ کے ریوائول کے امکانات زیادہ ہوں گے. تو بہترین صورت یہ ہے کہ ہم اگر زراعت کو بھلے وہ 2 ایکڑ کسان کا رقبے کا مالک ہے یا بھلے وہ 2000 ایکڑ رقبے کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اگر زمین کی ڈاکومنٹیشن ہے تو اس کو انٹرسٹ فری لون دے دینا چاہیے 6 ماہ سے 1 سال کے لیے. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ نہ دیں لیزی مین کراپ، شوگر کین کے لیے، گنے کے لیے نہ دیں، لیکن جو دوسری ایفیشینٹ کراپس جو ہیں جو کہ 90 سے 120 دن تک ریزلٹس دے دیتی ہیں، ان کے لیے اگر دے دیا جائے تو ہمارا اکنامک ریوائول بہتر ہو سکتا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.